नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं प्रत्येक अंक में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आती हूँ। कहानियों को सुनाना चाहिए, वरना वे मर जाती हैं तो हम याद नहीं रख पाते कि हम कौन हैं या हम यहाँ क्यों हैं। आज आप सुनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान की एक लोकप्रिय कहानी ग्रामीणा। आइए सुनते हैं। पंडित रामधन तिवारी को परमात्मा ने सब कुछ दिया था, किंतु संतान के बिना उनका घर सूना था। संतान की लालसा से उन्होंने ना जाने कितने तप जप और विधान करवाए। अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं पर एक पुत्री का जन्म हुआ। इस समय तिवारी जी ने खूब खुले हाथों खर्च किया। कन्या ही सही, पर इसके जन्म ने तिवारी के निष्पुत्र होने के कलंक को धो दिया था। कन्या का रंग गोरा चिट्टा, आंखें बड़ी बड़ी, चौड़ा माथा और सुंदर सी नासिका थी। उसके बाल घने काले और असंख्य नन्हे नन्हे छल्लों की भांति सिर पर बड़े ही सुहावने लगते थे। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से होने लगा। जब सोना 7 साल की हुई तो घर में एक मास्टर लगाकर तिवारी जी ने सोना को हिंदी पढ़वाना प्रारंभ किया और थोड़े ही समय में सोना ने रामायण, महाभारत इत्यादि धार्मिक पुस्तकें पढ़ना सीख लिया। इसके आगे अधिक पढ़ाकर तिवारी जी को कन्या से कुछ नौकरी तो करवानी ना थी, इसलिए सोना का पढ़ना बंद करवा दिया गया। उसकी सुंदरता और सुकुमारता को देखकर गांव वाले कहते, तिवारी जी तुम्हारी लड़की तो देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो भाई कहीं शहर में ही करना। इधर तिवारी जी की बहन जानकी, जिसका विवाह हुआ तो गांव में ही था, किंतु कुछ ही दिन से शहर में जाकर रहने लगी थी। जब कभी शहर से चौड़े किनारे की सफ़ेद साड़ी, आधी बाह का लेस लगा हुआ जैकेट, टिकली की जगह माथे पर लाल इंगूर की बिंदी और पैरों में काले काले स्लीपर पहनकर आती तो सारे गांव की स्त्रियां उसे देखने के लिए दौड़ी आती। जानकी के पति नारायण ने भी मिल में नौकरी कर ली थी। अब वह देहाती न था, 16 आने शहर का बाबू बन गया था। धोती की जगह ढीला पजामा, कुर्ते की जगह कमीज, बास्कट और कोट, पगड़ी की जगह काली टोपी और पैरों में पंप शू पहनता था। जब कभी गांव में जाता, कान में इत्र का फाहा जरूर रहता। कभी हिना, कभी खस की मस्त खुशबू से बेचारे देहाती हैरान हो जाते। उन्हें अपने जीवन से शहर का जीवन ही सुखमय और शांतिदायक मालूम होता। सोना की सुकुमारिता को देखते हुए सोना की मां नंदो ने निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी सोना का विवाह शहर में ही करूंगी। चौड़े किनारे की सफ़ेद साड़ी और लेस लगा हुआ जैकेट पहनकर वह कितनी सुंदर लगेगी, इसकी कल्पना मात्र से ही नंदो हर्ष से विवल हो जाती। किंतु सोना को कुछ ज्ञान न था, वह तो अपने देहाती जीवन में ही मस्त थी। वह दिन भर स्वच्छंद फिरा करती। नंदो को सोना की यह स्वच्छंद प्रियता पसंद न थी। वह जब कभी सोना को इसके लिए कुछ कहती तो तिवारी जी उसे आड़े हाथों लेते, कहते, क्यों इसके पीछे पड़ी रहती हो, जितने दिन है खेल खा लेने दो, तुम्हारे घर जन्म भर थोड़ी ही पड़ी रहेगी। लाचार नंदो चुप हो जाती। धीरे धीरे सोना ने 12 वर्ष पूरे करके 13वें में पैर रखा। एक दिन नंदो ने उन्हें छेड़ा, सोना के विवाह की कुछ फिक्र है? तिवारी जी चौंक से उठे, बोले, सोना का विवाह? अभी वह है कै साल की? किंतु यह कितने दिन चल सकता था? लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है। वैसे तो गांव में ही ऐसे कई लड़के थे
जिनसे सोना का विवाह हो सकता था, किंतु नंदो और तिवारी जी दोनों ही सोना का विवाह शहर में करना चाहते थे। सोना 12 साल की हो जाने पर भी निरी बालिका ही थी। अब भी वही राजा रानी का खेल खेला जाता, सुंदर फूल पत्तियां अब भी इकट्ठी की जाती और तितलियों के पीछे वह अब भी उसी प्रकार दौड़ लगाती। सोना के अंग प्रत्यंग में धीरे धीरे यौवन का प्रवेश हो चुका था, किंतु सोना को इसका ज्ञान न था। उसके स्वभाव में अब भी वही लापरवाही, वही अल्लड़पन और भोलापन था जो 8 साल की बालिका के स्वभाव में मिलेगा। सोना का विवाह तय हो गया। वर की आयु 22 या 23 साल की थी। वह सुंदर, स्वस्थ और चरित्रवान नवयुवक थे। एक प्रेस में नौकरी करते थे। 75 रुपये माहवार तनख्वाह पाते थे। घर में एक बूढ़ी माँ को छोड़कर और कोई न था। पर्दे के बड़े पक्षपाती और पुरानी रूढ़ियों के कायल थे। नाम था विश्वमोहन। जब तिवारी जी ने विश्वमोहन और उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। विश्वमोहन बाबू क्या पूरे साहब दिख पड़ते थे। उनके घर में खिड़की और दरवाज़ों पर चिकें पड़ी हुई थीं। जमीन पर एक दरी पड़ी थी जिसके बीच में एक गोल मेज थी। मेज के आसपास कई कुर्सियां पड़ी थीं। तिवारी जी ने 2 गिन्नी परीक्षा में देकर शादी पक्की कर ली। रास्ते में नारायण बोला, कहो तिवारी जी, है ना लड़का 100 में एक? है कोई तुम्हारे गांव में ऐसा? जब कपड़े पहनकर हेट लगाकर निकलता है तब कोई कह नहीं सकता कि साहब नहीं है। सब लोग झुक के सलाम करते हैं। घर में देखा कितना पर्दा है। सब खिड़की दरवाजों पर चिकें पड़ी हैं। इनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, पर क्या मजाल कि कोई परछाई भी देख ले। दोनों समय चाय पीते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं। तिवारी जी ने हर्षोन्मत्त होकर कहा, भाई नारायण, हम देहात के रहने वाले शहर का हालचाल क्या जाने, पर तुमने मेरी सोना को अपनी लड़की समझकर जो उसके लिए इतनी भागदौड़ की है और ऐसा अच्छा जोड़ा मिला दिया है, इस उपकार का फल तुम्हें ईश्वर देगा। नारायण, अच्छा तिवारी जी, अब जाकर विवाह की तैयारी करो। देखना इन्हें खाने पीने की कुछ कमी न होने पाए। शहर के आदमी हैं, सब तकलीफ़ें सह लेंगे पर भूख नहीं सह सकेंगे। खाते भी अच्छा हैं। देहात की मिठाई इन्हें अच्छी ना लगेगी। कोई शहर का ही हलवाई ले जाकर मिठाई बनवा लेना, समझे? तिवारी जी खुशी खुशी घर लौटे। घर आकर जब उन्होंने नंदो के सामने वर के रूप और गुण का बखान किया तो नंदो फूली न समाई। वह जैसा घरवर सोना के लिए चाहती थी, ईश्वर ने उसकी साध पूरी कर दी। इस कृपा के लिए उसने परमात्मा को शतशः धन्यवाद दिए और नारायण को उसने कोटि कोटि मन से आशीर्वाद दिया, जिसने इतनी दौड़ धूप करके मनचाहा घर और वर सोना के लिए खोज दिया था। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है तब वह दौड़कर आई। उसने माँ से पूछा, माँ, विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? माँ के सामने यह बड़ा जटिल प्रश्न था। वह समझ ही ना सकी कि इसका क्या उत्तर दे। किंतु चतुर जानकी ने तुरंत बात बना ली। बोली, सोना, विवाह हो जाने पर अच्छे अच्छे गहने कपड़े मिलते हैं, इसीलिए विवाह होता है। सोना ने पूछा, बुआ जी, फिर क्या होता है? जानकी, फिर सास के घर जाना पड़ता है, सो तुझे अपने साथ ले चलूंगी। सो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ जी कि विवाह करने पर सास के घर जाना पड़ता है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी से कह देती हूँ, विवाह करो चाहे ना करो। कहती हुई सोना खेलने चली गई। नंदो का मातृप्रेम आंखों में आंसू बनकर उमड़ आया। बोली, अभी बचपना है, बड़ी होगी
तब सब समझेगी। जानकी, फिर तो ससुराल से 1-2 दिन के लिए भी मायके आना कठिन हो जाएगा भोजी। जब तक विवाह नहीं होता तभी तक का खेलना खाना समझो। नंदो, जानकी दीदी, तुम लोगों की कृपा से मेरी सोना सुखी रहे। सोना का विवाह हो गया। रामधन तिवारी की लड़की का विवाह गांव भर में एक नई बात थी। गहने कपड़े सब नए फैशन के थे। लहंगों का स्थान साड़ियों ने ले लिया था। जूते थे, मोजे थे, रुमाल, पाउडर की डिब्बी, सुगंधित तेल और भी ना जाने क्या क्या था। गांव की औरतों को नंदो बड़ी खुशी खुशी सब चीज़ें दिखाया करती। देखने वाली सोना के सौभाग्य की सराहना करती हुई लौट जाती। जिस दिन सोना को ससुराल के सब गहने कपड़े पहनाकर नंदो ने पुत्री के सौंदर्य को निहारा तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। किसी की नज़र न लग जाए इस डर से उसने छिपाकर बालों के नीचे काजल का टीका लगा दिया। विदा का समय आया। माँ बेटी खूब रोईं। जब सोना तिवारी जी की कमर से लिपटकर रोने लगी तो तिवारी जी का भी धैर्य जाता रहा। वे भी जोर से रो पड़े। सोना विदा हो गई। विदा के बाद तिवारी जी को पुत्री विछोह का दुख भी था, साथ ही साथ आत्मसंतोष भी कि पुत्री अच्छे घर ब्याही गई है, सुख से रहेगी। सोना ससुराल पहुंची। रास्ते भर तो जैसे तैसे आई, किंतु घर पहुंचने पर जब वह एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर से साफ हवा उसे दुर्लभ हो गई तो उसे ससुराल का जीवन बड़ा कष्टमय मालूम हुआ। अब उसे गहने कपड़े ना सुहाते थे। स्वच्छंद हवा में विचरने वाली बुलबुल की जो दशा पिंजरे में बंद होने के बाद होती है, वही दशा सोना की थी। 4-6 दिन में ही उसके गुलाबी गाल पीले पड़ गए, आंखें भारी रहने लगीं। एक दिन विश्वमोहन ऑफिस चले गए थे। सास सो रही थीं। सोना आंगन के बाहर के दरवाजे के पास चली आई। चिक को जरा हटाकर बाहर देखा। यहाँ देहात की सुंदरता तो ना थी, फिर भी साफ हवा तो थी ही। कितने दिनों के बाद क्षण भर के लिए ही क्यों ना हो, बाहर की हवा लगते ही सोना का चित्त प्रफुल्लित हो गया। किंतु उसी समय एक बुढ़िया उधर से निकली। सोना को उसने चिक के पास देख लिया। आकर विश्वमोहन की माँ से कहा, बहू को जरा संभाल कर रखा करो, न साल न 6 महीने, अभी से खड़ी होकर झांकती है। यह लक्षण कुलीन घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। बुढ़िया तो उपदेश देकर चली गई, पर सोना को उस दिन बड़ी डांट पड़ी। उसकी समझ में ही ना आता था कि चिक के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर डाला। फिर भी बेचारी ने नतमस्तक सभी झिड़कियां सह लीं, और दूसरा चारा ही क्या था। इसी बीच जब तिवारी जी सोना को लेने आए तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे किसी ने डूबते से उबार लिया हो। पिता को देखकर वह बड़ी खुश हुई। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब की जाऊंगी तो फिर यहाँ कभी ना आऊंगी। लेकिन शहर वाले बहू को मायके में ज़्यादा रहने ही कब देते हैं। सोना को मायके आए हुए अभी 15 दिन भी ना हुए थे कि विश्वमोहन सोना को लेने के लिए आ गए। वे जब आ रहे थे, सोना उन्हें रास्ते में ही बिही के पेड़ पर चढ़ी हुई मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां थीं। सोना का सर खुला था और वह बिही तोड़ तोड़ कर खा रही थी। सोना को विश्वमोहन ने देखा, किंतु सोना उन्हें ना देख सकी। पत्नी की चाल ढाल विश्वमोहन को ना सुहाई। उसकी आंखों में खून उतर आया, पर वे चुपचाप अपने क्रोध को पी गए। किंतु उसी समय उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वे सोना को मायके कभी न भेजेंगे। वे जाकर चौपाल के मोड़े पर बैठे ही थे कि अपने बाल सखा और सहेलियों के साथ सोना भी पहुंची। विश्वमोहन को देखते ही उसने हाथ की बिही फेंक दी और सिर ढककर अंदर भाग गई। फिर ससुराल जाना पड़ेगा,
इस भावना मात्र से उसका हृदय व्याकुल हो उठा। सोना फिर ससुराल आई। अब की बार आने के साथ ही घर का सारा भार सोना को सौंपकर सोना की सास ने गृहस्थी से छुट्टी ले ली। कभी घर का काम करने का अभ्यास न होने के कारण सोना को घर के काम करने में बड़ी दिक्कत होती। इसके लिए उसे रोज सास की झिड़कियां सहनी पड़ती। सोना ने खेलना, खाना और तितली की तरह उड़ना ही सीखा था। गृहस्थी की गाड़ी में उसे भी कभी जुतना पड़ेगा या तो उसने कभी सोचा ही न था। किंतु यह कठिनता महीने 15 दिन की ही थी। अभ्यास हो जाने पर फिर सोना को काम करने में कुछ कठिनता न पड़ती। बाहर जाने के लिए उसका जी सदा व्याकुल रहता। यदि कभी खिलौने वालों की आवाज़ सुनती या चना जोर गरम की आवाज़ उसके कान में पड़ती तो वह तड़प सी जाती। अपना या कैद खाने का जीवन उसे बड़ा ही कष्टकर मालूम पड़ता। किंतु सोना बहुत दिनों तक अपने को रोक न सकी। वह सास और पति की आंख बचाकर गृह कार्य के पश्चात कभी खिड़की कभी दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती। बाहर का दृश्य, हरे भरे पेड़ पत्तियां देखकर उसे कुछ शांति मिलती। बाहर की ठंडी हवा को स्पर्श करके उसमें जैसे कुछ जीवन आ जाता। मोहल्ले वालों को यह बात सहन न हुई। कल की आई हुई बहू, बड़े घर की बहू सदा खिड़की दरवाजों से लगी रहे, अवश्य ही यह आचरण भ्रष्ट है। धीरे धीरे आसपास के लोगों में सोना के आचरण की चर्चा होने लगी। मोहल्ले के बिगड़े दिल शोहदे सोना के दरवाजे पर दिन में कई बार चक्कर लगाते और आवाजें कसते। वह तो प्रकृति की पुजारिन थी। खिड़की दरवाजों के पास वह प्रकृति की शोभा देखती थी। इसी बीच किसी काम से सोना की सास को कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़ा। अब पति के ऑफिस जाने के बाद वह स्वच्छंद हिरनी की तरह फिरा करती थी। सोना के बारे में, उसके आचरण के विषय में लोग क्या बकते हैं सोना न जानती थी। वह तो उन्हें अपना हितैषी और अपना मित्र समझती थी। वही लोग जो सोना से घुल मिलकर घंटों बातचीत किया करते, बाहर जाकर ना जाने क्या क्या बकते। धीरे धीरे इसकी चर्चा विश्वमोहन के कानों तक भी पहुंची। इन बातों को रोकने के लिए उन्होंने अपनी माँ की उपस्थिति आवश्यक समझी। साथ ही सोना को भी समझा दिया कि वह बहुत संभल कर रहा करे। सास के आने पर सोना के ऊपर फिर से पहरा बैठ गया। उससे घर के भीतर बैठा ही न जाता था। जरा मौका पाते ही बाहर साफ हवा में जाने के लिए उसका जी मचल उठता। विश्वमोहन ने एकांत में उसे कई बार समझाया कि सोना के इस आचरण से उनकी बहुत बदनामी हो रही है, इसीलिए वह खिड़की दरवाजों के पास ना जाया करे। एक दो दिन तो सोना को उनकी बातें याद रहती, किंतु वह फिर भूल जाती। एक दिन विश्वमोहन को किसी काम से शहर से बाहर जाना था। सोना ने पति का सामान ठीक कर उन्हें स्टेशन रवाना किया। सोना ने अपनी गृहस्थी के काम धंधे समाप्त करके कंघी चोटी की, कपड़े बदले, फिर एक पुस्तक लेकर पढ़ने के लिए खाट पर लेट गई। उसी समय ठेले वाले ने आवाज़ दी, 2 पैसा, हर माल मिलेगा 2 पैसा। किताब फेंककर सोना दरवाजे की तरफ दौड़ी। ठेले वाला दूर निकल गया था। निराश होकर लौटने ही वाली थी कि पड़ोस में रहने वाला बनिए का लड़का फैजू दौड़ा हुआ आया। बोला, भौजी सुई तागा हो तो जरा मेरे कुर्ते में बटन टाँक दो। सोना सुई तागा लेकर बटन टाँकने लगी। फैजू वहीं फर्श पर सोना से जरा दूर हटकर बैठ गया। गाड़ी 3 घंटे लेट थी। विश्वमोहन ने सोचा, यहाँ बैठे बैठे क्या करेंगे। सामान स्टेशन पर ही छोड़कर स्टेशन मास्टर की साइकिल लेकर विश्वमोहन घर पहुँचे। बैठक में फैजू को सोना के पास बैठा देखकर उनके बदन में आग सी लग गई। अपने गुस्से को चुपचाप पीकर अंदर आए, माता के पास बैठ गए। सोना से पति की नाराज़ी छिपी न रही। ज्यों त्यों
किसी प्रकार बटन टाँक कर कुर्ता फेजू को देकर वह अंदर आई। पति का चेहरा देखकर वह सहम सी गई। डरते डरते पति से पूछा, कैसे लौट आए? विश्वमोहन ने रुखाई से 2 शब्दों में उत्तर दिया, गाड़ी लेट है। सोना ने फिर छेड़ा, अब कब जाओगे? विश्वमोहन ने तीव्र दृष्टि पत्नी पर डाली और कठोर स्वर में बोले, गाड़ी 3 घंटे बाद जाएगी, तब चला जाऊंगा। सोना फिर नम्रता से बोली, तो इस प्रकार कब तक बैठे रहोगे? मैं खाट बिछाए देती हूँ, आराम से लेट जाओ। तुम्हें कष्ट करने की आवश्यकता नहीं, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। विश्वमोहन ने कड़े स्वर में रुखाई से कहा। सोना के बहुत आग्रह करने पर विश्वमोहन ने कमरे में पैर रखा। वे ना कुछ बोले और ना खाट पर ही लेटे, कुर्सी पर बैठ गए। एक पुस्तक उठाकर उसके पन्ने उलटने लगे। सोना का आचरण उन्हें हजार हजार बिच्छुओं के दशन की तरह पीड़ा पहुंचा रहा था। पति की आंतरिक वेदना सोना से छिपी न थी। वह जरा खिसककर उनके पास बैठ गई। धीरे से उसने अपना सिर विश्वमोहन के पैरों पर धर दिया। बोली, इस बार मुझे माफ़ करो। अब तुम जो कुछ कहोगे मैं वही करूँगी। मुझसे नाराज़ न हो। विश्वमोहन के पैरों पर जैसे किसी ने जलती हुई आग धर दी हो। जल्दी से उन्होंने अपने पैर समेट लिए और तिरस्कार के स्वर में बोले, यह बात आज क्या तुम पहली ही बार कह रही हो? तुम्हारे कारण तो मैं शहर में सिर उठाने लायक नहीं रहा। जिधर जाओ उधर लोग तुम्हारी चर्चा करते हुए दिख पड़ते हैं। तुम्हारे ऊपर तो जैसे इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता। जो जी में आता है करती हो। भला यह शोहदा तुम्हारे पास बटन टकवाने क्यों आया? तुम इनकार ना कर सकती थी। सोना ने भय कातर दृष्टि से पति की ओर देखते हुए कहा, जरा सा तो काम था। पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कि कर देना चाहिए, नहीं तो इनकार क्यों नहीं कर सकती थी। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कहते हुए विश्वमोहन बाहर चले गए। साइकिल उठाई और स्टेशन चल दिए। आहत अपमान से सोना तड़प उठी। वह कटे हुए वृक्ष की भांति खाट पर गिर पड़ी। रोई। रो लेने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का स्वच्छंद जीवन याद आने लगा। देहाती जीवन की सुखद स्मृतियां एक एक करके उसके दिमाग में आने लगीं। उसे याद आया, नदी पर गांव भर की बहू बेटियां कैसे स्नान करने को जाती थीं और फिर सब एक साथ गाती हुई लौटती थीं। कितना सुखमय जीवन था वह। अपने पड़ोसी कुंदन के लिए वह माँ से लड़ भिड़ कर भी मिठाई ले जाया करती थी। हाँ, तो उसकी कभी चर्चा नहीं हुई। क्रोशिये से एक सुंदर सा पोत का बटुआ बनाकर सबके सामने ही तो उसने कुंदन को दिया था। वहां तो इस पर किसी को भी बुरा न लगा था। वहां सबसे बोलने बात करने की स्वतंत्रता थी। कुंदन की भाभी नई नई तो ब्याह के आई थी, पर हम लोगों के साथ ही रोज नदी नहाने जाया करती थी और साथ बैठकर झूला भी झूला करती थी। अलाव के पास भी बैठा करती थी। फिर मैंने कौन सा ऐसा पाप कर डाला जिसके कारण इन्हें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं रही। मेरे कारण उन्हें पद पद पर लांछित होना पड़े तो मेरे इस जीवन का मूल्य ही क्या है। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं बैठ सकती, यही मेरा अपराध है ना। इसी के कारण तो लोग मेरे आचरण में धब्बे लगाते हैं। मैं लोगों से अच्छी तरह बोलती हूँ, प्रेम का व्यवहार रखती हूँ, यही मुझ में बुराई है ना। आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं। फिर वे तो देवतुल्य पुरुष हैं। उनका हृदय तो कोमल है,
इन अपवादों का असर कैसे न पड़ता। रामचंद्र जी जैसे महापुरुष ने भी तो जरा सी ही बात पर गर्भवती सीता को वनवास दे दिया था। फिर ये तो साधारण मनुष्य ही हैं। इन्होंने तो जो कुछ कहा ठीक ही कहा, पर इसमें मेरा भी कौन सा दोष है। जब इन्हीं के हृदय में संदेह ने घर कर लिया तो मैं जीती हुई भी मरी से गई बीती हूँ। 3 दिन बाद विश्वमोहन लौटे। जाने से पहले उनमें और सोना में जो कुछ बातचीत हुई थी वे उसे प्रायः भूल से गए थे। सोना के लिए अच्छी सी साड़ी, एक जोड़ी पैरों के लिए सुंदर से स्लीपर और कुछ हेयर क्लिप लिए हुए वे घर आए। किंतु सामने ही चबूतरे पर उन्हें फेजू बैठा हुआ मिला। विश्वमोहन उसे देखते ही तिलमिला उठे। संदेह और भी गहरा हो गया। उनका चेहरा फिर गंभीर हो गया। घर आकर वे सोना से एक बात भी ना कर सके। माँ से 1-2 बातें कर बिना भोजन किए ही वे ऑफिस चले गए। सोना से ये उपेक्षा ना सही गई। पिछले 3 दिनों से वह खिड़की दरवाजे के पास भी ना गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह कभी भी खिड़की दरवाजों के पास न जाएगी। विश्वमोहन की इस उपेक्षा ने उसके हृदय के घाव को और भी गहरा कर दिया। सोना अब इससे अधिक न सह सकती थी। अपने जीवन को समाप्त करने का उसे कोई साधन न मिला। आंगन में लगे हुए धतूरे के पेड़ से उसने 2-3 फल तोड़ लिए और पीसकर पी गई। कुछ ही क्षण बाद सोना के हाथ पैर अकड़ने लगे। उसकी जबान ऐंठ गई और चेहरा काला पड़ गया। इसी समय तिवारी जी आ पहुंचे। वे सोना को विदा कराने आए थे। सोना पिता को देखकर बहुत रोई। सारे घर में कोहराम मच गया और देखते ही देखते सोना के प्राण पखेरु उड़ गए। यह ऐसी नींद थी जिसने सोना को सदा के लिए शांति दे दी। अपवाद की विषैली वायु अब उसे छू भी ना सकती थी। शाम को 6 बजे विश्वमोहन ऑफिस से लौटे। घर आकर देखा तिवारी जी कन्या की लाश गोद में लिए हुए धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। तिवारी जी इस बीच कई बार कन्या को लेने आ चुके थे, किंतु विश्वमोहन ने विदा न किया था। अंतिम संस्कार से लौटने पर विश्वमोहन को मेज पर सोना का पत्र मिला। मेरे देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला झूठ नहीं बोला करता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना। मैं निर्दोष थी। मुझे लगता है या तो यह दुनिया मेरे लायक नहीं या मैं इस दुनिया के लायक नहीं। इस छल कपट से परिपूर्ण संसार में मुझे भेजकर विधाता ने उचित नहीं किया। आप मेरी एक कठिनाई ना समझ सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुंचकर मैं अपने को शीघ्र अनुकूल नहीं बना पाई। अपने मरने का मुझे कोई दुख नहीं। दुख है तो केवल इस बात का कि मैं आपको सुखी ना कर सकी। अभागिनी सोना। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। नववधू और प्रत्यारोपित वृक्ष दोनों के जीवन की नई शुरुआत आसान नहीं होती। दोनों को ही नए परिवेश को अपनाने के लिए समय और देखभाल की आवश्यकता होती है। मैं सरिता अब आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।